ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ने की। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। फिर चाहे वो सिर्फ नॉलेज के हिसाब से पढ़ना चाह रहा हो, नॉलेज लेने के लिए वीडियोस देखना चाह रहा हो, या फिर क्लास 8 के स्टूडेंट हो, या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, ये सभी के लिए उतने ही हेल्पफुल होंगे। हम इन वीडियोस में डीप रिसर्च करके आपको इंडियन हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की। तो उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया, कैसे कैटेगराइज किया गया, कहाँ से मॉडर्निटी की शुरुआत हुई, किस पीरियड को हम मॉडर्न पीरियड कह रहे हैं। उससे पहले सबसे पहले जेम्स मिल ने साल 1817 में, जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने साल 1817 में एक किताब लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में, जो कि ये बुक 3 पार्ट्स में है, 3 वॉल्यूम्स में बुक है, इस बुक में इन्होंने लिखा कि इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हिंदू पीरियड, दूसरा मुस्लिम पीरियड और तीसरा ब्रिटिश पीरियड। क्या हिस्ट्री का ये कैटेगराइजेशन इंडिया के लिए सही था? जेम्स मिल ने जिस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया कि भाई इंडियन हिस्ट्री हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइडेड कर लीजिए और इसके बाद इसको पढ़िए, तो क्या ये एक सही जस्टिफिकेशन था इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करने के लिए? इनका कहना यह था कि भैया इंडिया को ब्रिटिशर्स के अराइवल से पहले हिंदूज ने और मुस्लिम डेस्पोट्स यानी कि हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों ने रूल किया है, इसलिए इंडियन हिस्ट्री को इस हिसाब से पढ़ा जाए। क्या ये जस्टिफिकेशन ठीक था? आप कहेंगे शायद हाँ, शायद नहीं। ये पूरी तरीके से भ्रामक लगता है, क्योंकि देखिए जिस पीरियड को ये हिंदू पीरियड की बात कर रहे हैं, यहां हम इंडिया की हिस्ट्री के बहुत सारे पहलुओं को पढ़ते हैं। हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, जब इंसान की शुरुआत हुई थी, जब मानव उत्पत्ति की शुरुआत हुई थी, तब तो उसका कोई धर्म नहीं था। हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तब भी उसका कोई ठोस धर्म नजर नहीं आता कि क्या उसे हिंदू कहा जाता है या नहीं कहा जाता। भैया इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से आया हुआ शब्द है, और हिंदू जो शब्द है वो सबसे पहले पर्शियंस ने यूज किया है। तो कहां से लगता है कि भैया पर्शियंस ने 4th सेंचुरी बीसी में ये शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया। अच्छा, बीसी से बात कर लें कि ये बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट। जब हिस्ट्री की डेट्स को पढ़ा जाता है तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ एक लैंडमार्क इवेंट है, उससे पहले की डेट्स को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है और उसके बाद की डेट्स को एडी यानी कि एनो डोमिनी कहा जाता है। लेकिन अब ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब बिफोर क्राइस्ट की जगह, बीसी की जगह बीसीई लिखा जाता है, जिसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा, और एडी की जगह अब हम लिखते हैं सीई, दैट इज कॉमन एरा। तो वापस वहीं चलते हैं हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड को मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो क्या भारत में और राजा नहीं थे? हिंदुइज्म वॉज डिवाइडेड इन वेरियस सेक्ट्स। शैव थे, वैष्णव थे, शाक्त थे, अलग अलग संप्रदायों में विभाजित था, और इन संप्रदायों के बीच के मतभेद हम पढ़ते हैं हमारे प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में। और इस पीरियड में ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी फेवर किया है। अशोक एक एग्जाम्पल है जिसने खुद बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया है। तो क्या हम हिंदू पीरियड में उन और धर्म के राजाओं की बात नहीं करेंगे?
क्या राजाओं के हिसाब से आप हिस्ट्री के को डिवाइड करेंगे तो इस हिसाब से ये हिंदू पीरियड जस्टिफाइड नहीं होता। अगली बात करें मुस्लिम पीरियड की, तो मुस्लिम पीरियड जब शुरू हुआ था, जब मुस्लिम रूलर भारत में आए थे, तो उस दौरान भी भारत में हिंदू राजाओं का बोलबाला था। राजपूत हुआ करते थे। अकबर की राजपूत पॉलिसी पढ़ते हैं ना, तो अगर सिर्फ मुस्लिम्स राज कर रहे होते तो हम राजपूत पॉलिसी क्यों पढ़ रहे हैं? राजपूत तो थे उस दौरान। महाराणा प्रताप ने किस तरह अकबर की नाक में दम किया था, हर बच्चे को पता है। मराठाओं की बात कर ले तो मराठा भी उस दौरान में थे। तो मुस्लिम पीरियड उस पूरे दौर को कह देना सही नहीं लगता है, क्योंकि उस दौर में हिंदू राजा भी भारत में थे। मुस्लिम राजाओं ने कभी भी पूरे भारत पर अधिकार नहीं किया था। पूरा भारत कभी भी इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आया था। इसलिए मुस्लिम पीरियड भी कहीं से ठीक नहीं लगता है। और बात करें तीसरे पीरियड की, तो भैया आप रूलर्स के धर्म के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो फिर इसको क्रिश्चियन पीरियड कहिए। इसको ब्रिटिश पीरियड क्यों कह रहे हैं? अपने आप को क्या आप सेक्युलर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों तो डेस्पोट्स हैं, हिंदू और मुस्लिम्स, लेकिन क्रिश्चियंस आर नॉट डेस्पोट्स, ब्रिटिशर्स आर नॉट डेस्पोट्स, वो तो डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो पूरी तरीके से ये जेम्स मिल का बायस लगता है हिस्ट्री को इस तरीके से डिवाइड करने में। इसके अलावा जेम्स मिल खुद ये कहता है कि भैया जो एशियाटिक सोसाइटीज हैं, ये यूरोपियन सोसाइटीज से पिछड़ी हुई हैं, ये लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशंस हैं, और ये हमारा हक बनता है, ये हमारा फर्ज बनता है, ये यूरोपियन सोसाइटीज का फर्ज बनता है कि आप ये जो एशियन सोसाइटीज हैं इनको सिविलाइज कीजिए। वो ये भी कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी, खासतौर पे इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा थी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। कास्ट टैबूज का यहाँ पर अच्छा खासा बोलबाला था, और बहुत सारी अंधविश्वास इस सोसाइटी में भरे हुए थे। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस इस सोसाइटी में भरी हुई थी। ठीक है, मान लिया आपकी बात। और वो ये कहता है कि ओनली ब्रिटिशर्स कैन सिविलाइज इंडिया। सिर्फ ब्रिटिशर्स ही हैं जो भारत को सिविलाइज कर सकते हैं, ये कहता है जेम्स मिल। और वो ये कहता है कि ब्रिटिशर्स को भारत की सभी टेरिटरीज को जीत लेना चाहिए, उनको कॉन्कर कर लेना चाहिए, ताकि हम भारत का सिविलाइजेशन कर सकें, भारत के लोगों को मॉडर्नाइज कर सकें बाय टीचिंग देम मॉडर्न वैल्यूज। ये कहता है जेम्स मिल। जेम्स मिल का ये आइडिया पूरी तरीके से बाइस्ड लगता है। तो इंडियन हिस्ट्री को कैसे कैटेगराइज किया जाए? क्या सही ऑप्शन हो सकता है, क्या सही तरीका हो सकता है भारत के इतिहास को विभाजित करने का, ताकि हम आसानी से उसे पढ़ सकें? तो एक और तरीका है भारत के इतिहास को जैसे डिवाइड किया गया है, दैट इज एंशिएंट, अर्ली मिडेवल एंड मॉडर्न, जिसकी हम बात कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं। तो एंशिएंट पीरियड को कहा गया भैया अर्लीस्ट टाइम से, जो जब से शुरुआत हुई होगी इस दुनिया की, ठीक है, तब से हम पढ़ना चालू करेंगे इसे, और हम करेंगे 6th सेंचुरी तक, 6th सेंचुरी एडी तक हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, 6th सेंचुरी एडी और सीई, वॉट एवर यू विश यू कैन राइट। 6th सेंचुरी एडी के बाद से अर्ली मिडिवल को हम पढ़ेंगे 6th सेंचुरी एडी से 13th सेंचुरी तक, और मिडिवल को पढ़ेंगे 13 से 18 तक। सेंचुरीज हैं, और मॉडर्न पीरियड को 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। एंशिएंट को फिर अगेन डिवाइड किया गया है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज जब
जिस सोसाइटी के रिटर्न एविडेंसेस हैं ही नहीं, यानी कि जब लेखनी की शुरुआत हुई नहीं होगी, उस पीरियड को कहा जाता है प्री हिस्ट्री। यानी कि जब रिटर्न वर्क दुनिया में लोगों ने जब लिखना शुरू नहीं किया, उस पीरियड को कहा गया प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री उस पीरियड को कहा गया जब लोगों ने लिखना तो शुरू कर दिया लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसा दौर जब ओरली ट्रांसमिटेड लिटरेचर रहा। यानी कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक सोसाइटी की बात करें तो हड़प्पन सोसाइटी की स्क्रिप्ट मिल तो गई है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और वहीं अगर वैदिक सोसाइटी की बात करें तो तब वहाँ पर ओरली ट्रांसमिटेड लिटरेचर था, तो वो बोल करके लिटरेचर को याद करते थे, ट्रांसमिट करते थे, उनके यहाँ लिखने का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। और हिस्ट्री उसके बाद का पीरियड जब हमने जिस दौर में हम लिख भी पा रहे हैं और उसे पढ़ भी पा रहे हैं, तो उस पीरियड को कहा गया हिस्ट्री। तो ये सारा जो आज का दौर है दैट इज हिस्टोरिकल पीरियड। अब मॉडर्न ये जो तरीका है हिस्ट्री को डिवाइड करने का कि एंशिएंट, अर्ली मेडिवल, मेडिवल और मॉडर्न में आपने डिवाइड कर दिया, ये वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, वेस्ट से हमने ये आइडिया लिया हुआ है। लेकिन मॉडर्निटी कब शुरू हुई इस बारे में थोड़ा सा सस्पेंस है। भाई हम बात करें 18th सेंचुरी से मॉडर्निज्म की। अब अगर हम यूरोपियन या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देखें तो वहां जो ड्राइविंग फोर्सेस है मॉडर्निटी के, जिससे कहा जा रहा है कि भैया दीज आर द थिंग्स विच आर डिसाइडिंग दैट वी आर मॉडर्न, तो वो है पीरियड ऑफ रिनेसा, यानी कि धार्मिक सुधार का ये दौर, धार्मिक पुनर्जागरण जब शुरू हुआ वो पीरियड है जब धर्म सुधार की शुरुआत हुई थी यूरोप में, जब चर्च का इंटरफेरेंस कम हुआ था, जब साइंटिफिक रिसर्च की बात की जाने लगी, जब रीज़न की बात की जाने लगी, जब क्वेश्चंस की बात की जाने लगी। ये वही यूरोपीय देश है जो कोपरनिकस और गैलीलियो को सिर्फ इस बात के लिए मार देते हैं कि वो ये कहते हैं कि भैया धरती चपटी नहीं है, गोल है। ये वो दौर है रिनेसा में जब वो ये कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, और यूरोपीय देश इसको शुरुआत में मानने से इनकार कर देते हैं और एक लंबा अरसा लगता है इनको इसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि चर्च का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था सोसाइटी में। तो रिनेसा का ये दौर मॉडर्निटी की बात करता है, यहाँ से मॉडर्निज्म की शुरुआत होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो दौर था जब इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो गई थी, यानी कि इससे पहले लोग अपने घर में प्रोडक्शन करते थे। भैया सपोज कर लीजिए ये डस्टर है, ये डस्टर अगर आप घर पे बना रहे हैं तो वो इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, वहाँ आप लिमिटेड प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन वही ये डस्टर अगर किसी फैक्ट्री में बनने लगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मास प्रोडक्शन करेंगे, कई सारे लोग वहाँ काम करने के लिए आएंगे, ग्रुप में ही प्रोडक्शन होगा, कई सारे लोग वहाँ होंगे और कई सारे पीसेस इसके तैयार किए जाएंगे। तो ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की पहचान है, जब लोगों ने घर में प्रोडक्शन करने के बजाय एक छत के नीचे सब लोगों ने आकर के मिल कर के प्रोडक्शन करना शुरू किया। वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत, जब मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, जब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों पर निर्भर होना शुरू कर दिया, वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर। इसके अलावा अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देखें तो ये मॉडर्निटी के दो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी की वैल्यूज सोसाइटी में आई। अब हम 18th सेंचुरी से बात कर रहे हैं कि भैया हमारा 18th सेंचुरी से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है, तो ये सारी चीज़ें तो भारत में आई नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने तो डेमोक्रेसी कभी दी नहीं, डेमोक्रेटिक सेटअप तो नहीं था, लिबर्टी और इक्वालिटी की तो बात ही नहीं करते थे। अगर लिबर्टी और इक्वालिटी की बात करते तो भाई आप बहुत सारे एरियाज़ देख लीजिए,
आप नैनीताल देख लीजिए, वहाँ लोअर माल रोड और अपर माल रोड है। शिमला देख लीजिए, जहाँ जो जो शहर ब्रिटिशर्स ने बनाए वहाँ माल रोड भी बनाई, और वो माल रोड एक अपर माल रोड और एक लोअर माल रोड होगी। अपर माल रोड ब्रिटिशर्स के चलने के लिए होगी, उसमें हिंदुस्तानियों के चलने पर सख्त पाबंदी थी, और जो लोअर माल रोड है उस पर सिर्फ हिंदुस्तानी चल सकते थे। हिंदुस्तानी कभी भी अपर माल रोड पर नहीं चल सकते थे, चाहे उनके पास कितना ही उनका सोशल स्टेटस बड़ा क्यों ना हो, वो कितने ही अमीर क्यों ना हो, कितने ही रईस ज़्यादा क्यों ना हो, वो लोअर माल रोड से ही जा सकते थे। उनको अपर माल रोड से जाने का कोई हक नहीं था। देखने में तो ये भी पूरा का पूरा आइडिया बायस लगता है कि भाई आप से ब्रिटिशर्स के अराइवल को मॉडर्निटी के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इस दौर में थी जो यूरोपीय देशों ने अपनाई थी, वो थी मर्सेंटाइलिज्म की पॉलिसी, जिसका शिकार हम भारतीय भी हुए। मर्सेंटाइलिज्म यानी कि अपने व्यापार को बचाने के लिए जब हम ट्रेड में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपना लेते हैं, उसको कहा जाता है मर्सेंटाइलिज्म। कैसे? सपोज कर लेते हैं भाई, आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं और मैं कुछ मैन्युफैक्चर करता हूं, ठीक है। मैं सपोज कीजिए कि भैया मेरे फ़ोन का ये कवर है, ये कवर आप भी खरीदते हैं और मैं भी खरीदता हूँ, और आप भी मैन्युफैक्चर करते हैं और मैं भी मैन्युफैक्चर करता हूँ। आपका जो कवर है वो सस्ता है और मैं जो कवर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ वो महंगा है। लेकिन मेरे इलाके में, मेरे देश में, मेरे घर में आपका प्रोडक्ट जब बिकने के लिए आ रहा है तो बड़ी भारी मात्रा में बिक रहा है, लेकिन मेरा महंगा होने की वजह से नहीं बिक रहा है। तो मैं ऐसी स्थिति में क्या करूँगा? या तो आपके बनाए हुए उस कवर पर टैक्सेस बढ़ा करके उसको बहुत महंगा कर दूंगा, या फिर आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को अपने देश में नहीं उतरने दूंगा, उस पर पाबंदियां लगा दूंगा। ये है मर्सेंटाइलिज्म, यानी कि आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इंपोर्ट्स को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। आप इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये है मर्सेंटाइलिज्म की पहचान। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने इस पीरियड को, जब भारत में मर्सेंटाइलिज्म, जब यूरोपीय देशों ने मर्सेंटाइलिज्म की शुरुआत की थी, इसकी एक इम्पॉर्टेंट देन थी को वो था कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म यानी कि जब जब एक देश दूसरे देश पर रूल करने लगता है और वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ के कल्चर को चेंज करने की कोशिशें करने लगता है, इसको कहा जाता है कोलोनियलिज्म। एक ऐसी सोच को जिसमें एक देश दूसरे देश के ऊपर रूल करने लगेगा और वहाँ के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करेगा, उसको कहा जाता है कोलोनियलिज्म। इसी वजह से, क्योंकि साल 1757 के बाद, 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटेन की कोलोनियलिज्म की शुरुआत हो गई थी, तो इस पीरियड को हम मॉडर्न पीरियड कह देते हैं, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस इसे कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेस की कि मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेस क्या हैं, कैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेस को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस को समझने के लिए सपोज कीजिए मैंने अपने बारे में कोई किताब लिखी, दैट इज अ प्राइमरी सोर्स अबाउट मी। मेरे बारे में जो मैंने किताब लिखी थी उस पर बेस्ड किसी और ने कोई किताब लिखी, दैट इज अ सेकेंडरी सोर्स। जो सेकेंड किताब जो आपके लिए है वो सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि पहले वो किताब मैंने लिखी, मेरे बाद उसने उसमें अपना इंटरप्रिटेशन दिया, तो वो दूसरी किताब हो गई जो मेरे बारे में बता रही है, तो वो सेकेंडरी सोर्स है। या फिर कोई और व्यक्ति सीधे पहली बारी में ही मेरे बारे में लिखता है, तो वो भी आपका प्राइमरी रिसोर्स है। समझना थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। जैसे कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो गए, कोई भी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग्स हो गई, कोई कॉइन्स हो गए, ये सभी क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। ठीक है, बुक्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। वहीं बुक्स, न्यूज़पेपर्स सेकेंडरी सोर्सेज भी हो सकते हैं, वो सोर्सेज जो प्राइमरी सोर्सेज पर बेस्ड हों।
उनको कहा जाता है सेकेंडरी सोर्स। जैसे एनसीईआरटी की ये किताब क्लास 9th की है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए ये एक सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि इसमें जो भी डेटा दिया हुआ है ये दूसरे हिस्टोरियंस के डेटा पर बेस्ड है। अब अगर हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की बात करें तो बहुत सारे राइटर्स ने अलग अलग दौर में किताबें लिखी हैं। अगर उस पर्टिकुलर दौर की बात करनी है, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की बात करनी है, तो वहाँ पर जिसने सबसे पहले लिखा है उस बारे में, उस इवेंट के बारे में, तो वो है प्राइमरी सोर्स। अगर उस प्राइमरी सोर्स पर बेस्ड लोगों की रिसर्च है तो वो है सेकेंडरी सोर्स। आज की क्लास में बस इतना ही। विदा चाहते हैं आपसे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आगे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आज का वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।